नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी राज्य की असली कमान किसके हाथ में होती है, गवर्नर के या फिर चीफ मिनिस्टर के? अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल बहुत मायने रखता है। तो आइए आज मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शक्तियों को फटाफट समझते हैं, एक क्विक रिवीजन की तरह। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम एक मुख्यमंत्री की पूरी संवैधानिक यात्रा को देखेंगे। मतलब वो सत्ता में आते कैसे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उन्हें पद से हटाया कैसे जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, किसी राज्य की असली पावर किसके पास है? देखिए, कागजों पर तो गवर्नर ही हेड होते हैं, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। संविधान के हिसाब से देखें तो गवर्नर राज्य के मुखिया हैं। जितने भी सरकारी काम हैं सब उनके नाम से ही होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि सरकार की असली कार्यकारी शक्ति, असल पावर मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के ही पास होती है। तो सवाल ये है कि ये शक्ति मिलती कैसे है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस संविधान के आर्टिकल 164 में दिया गया है। कह सकते हैं कि ये इस पूरे खेल की रूल बुक है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मुख्यमंत्री को सीधे जनता नहीं चुनती, उन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए फिर वो अपनी टीम चुनते हैं और गवर्नर को सलाह देते हैं कि भाई इन लोगों को मंत्री बनाना है। देखिए, जब चुनाव के नतीजे एकदम साफ होते हैं और किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है तो ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा होता है। गवर्नर बहुमत वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की लिस्ट गवर्नर को सौंपते हैं और उनकी भी नियुक्ति हो जाती है। सिंपल। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। इस सिचुएशन को कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली। और आजकल के राजनीति में ये इतना आम हो गया है कि एग्जाम्स में भी ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है। ऐसी हालत में सबकी नजरें गवर्नर पर टिक जाती हैं। वो अपनी सूझबूझ, अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिन्हें लगता है कि वो सदन में बहुमत साबित कर सकते हैं। फिर उस मुख्यमंत्री को सदन के फ्लोर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या विश्वास मत हासिल करना होता है, जिसके लिए उन्हें आमतौर पर 1 महीने तक का वक्त दिया जाता है। अच्छा, तो नियुक्ति हो गई, सरकार भी बन गई। अब ये देखते हैं कि ये सरकार काम कैसे करती है, इसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। आर्टिकल 166 एक और दिलचस्प संवैधानिक फॉर्मेलिटी की बात करता है। सरकार के सारे फैसले, सारा काम तो मुख्यमंत्री और उनकी टीम करती है, लेकिन हर सरकारी आदेश पर, ऑफिशियल ऑर्डर पे नाम गवर्नर का ही होता है। ये बस एक प्रक्रियात्मक नियम है, असली शक्ति कहीं और ही है, जैसा हमने पहले बात की। ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब है सब साथ तैरते हैं और साथ ही डूबते हैं। अगर सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है मंत्रियों की संख्या पर संवैधानिक रोक। क्या कोई राज्य जितने चाहे उतने मंत्री बना सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 15%। किसी भी राज्य में कुल विधायकों में से ज्यादा 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये लिमिट लगाई गई थी साल 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए। इसका मकसद था जंबो कैबिनेट के चलन को रोकना। पहले क्या होता था कि बहुत सारे विधायकों को खुश करने के लिए मंत्री बना दिया जाता था। इस नियम से सरकारें ज्यादा असरदार बनती हैं। हाँ, पर इस संशोधन ने एक न्यूनतम सीमा भी तय की है। छोटे राज्यों के लिए जहां 15% का आंकड़ा बहुत कम हो सकता है, वहां भी मुख्यमंत्री समेत कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। अब एक आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी की पूरी टीम है जिसमें सभी तरह के मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट उस टीम का एक इनर सर्कल है।
इसमें कुछ सबसे सीनियर मंत्री होते हैं जो सरकार के सारे बड़े और अहम फैसले लेते हैं। ठीक है, सरकार तो बन गई, लेकिन ये चलेगी कब तक? चलिए अब ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। संविधान में एक लाइन लिखी है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अब इसे पढ़कर पहली बार में तो यही लगता है कि गवर्नर जब चाहें किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। असल में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का असली मतलब है विधानसभा के बहुमत का प्रसाद। सीधी सी बात है, जब तक मुख्यमंत्री के पास सदन में मेजॉरिटी है, उनकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। गवर्नर अपनी मर्जी से उन्हें नहीं हटा सकते। असली शक्ति तो बहुमत में ही है। तो फिर सरकार को हटाने का संवैधानिक तरीका क्या है? वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष इसे सदन में लेकर आता है और अगर ये पास हो गया तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। ऐसे में उन्हें फौरन इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या है? आर्टिकल 164 ही सब कुछ है। अपॉइंटमेंट, कार्यकाल और वो 15% वाली लिमिट। आर्टिकल 166 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसमें सारे काम गवर्नर के नाम पर होते हैं। असली पावर मुख्यमंत्री के पास है, गवर्नर के पास नहीं। सरकार का कार्यकाल पूरी तरह विधानसभा में बहुमत पर टिका होता है। और हाँ, एक और जरूरी नियम, कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। बस उसे इस दौरान चुनाव जीतकर आना होता है। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं, जब किसी राज्य की असली शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है तो इसका भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का नाजुक संतुलन है, उस पर क्या असर पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।